प्रिय बच्चों, रसायन विज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 11 पाठ दूसरा में परमाणु संरचना में पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन के खोज के बारे में। इलेक्ट्रॉन का खोज कैसे हुआ था इसके बारे में पढ़ेंगे। आपकी किताब पेज नंबर दिया हुआ है, पेज नंबर में देखेंगे 29 पर दिया है इलेक्ट्रॉन की खोज। इसमें डायग्राम बनाया हुआ है, वही डायग्राम हम आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे बनाए हुए हैं, ग्रीन बोर्ड पे बनाए हुए हैं। हम देखते हैं, सबसे पहले इस डायग्राम को समझ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का खोज कैसे किया गया था हमने इसके पहले बताया था परमाणु के बारे में। परमाणु को डाल्टन तक माना गया कि परमाणु अविभाज्य कण होता है, उसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया 70 से 80 साल तक लोग मानते रहे कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है। डाल्टन के बाद डाल्टन की जो परिकल्पना थी, डाल्टन का जो सिद्धांत था वो फेल हो गया। बाद में सिद्ध हो गया कि परमाणु को भी विभाजित किया जा सकता है, परमाणु को भी उनके छोटे छोटे कणों में तोड़ा जा सकता है। और तोड़ने पर हम उसमें कुछ मौलिक कण, उसमें कुछ कणों का अध्ययन किए थे जिसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहा गया। हम इसमें अब पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। परमाणु में जो मौलिक कण होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसमें परमाणु के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रॉन के बारे में कई बार अध्ययन किया था। कई बार अध्ययन करने के बाद ये पाया कि अगर हम ये जो बनाया गया है यह एक डिस्चार्ज ट्यूब है जिसे कैथोड किरण नलिका ट्यूब कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का खोज कैसे हुआ था ये टोटल डायग्राम पे समझेंगे। ये हमारा कांच का बना हुआ डिस्चार्ज ट्यूब है। इसमें वैक्यूम पंप लगाया गया है जिसे निर्वात पंप कहते हैं। इसका काम होता है, इसके अंदर जो भी गैसें होती हैं इस गैसों को सक करके, चूस कर करके ये गैसें बाहर निकाल देती हैं, जिससे यहाँ पे निर्वात बना रहे, यानी इसके अंदर कोई भी हवा इसके अंदर न रहे। इसीलिए इसका काम होता है अंदर से गैस को बाहर निकालना। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड लगाया गया होगा जिसे हम कैथोड इलेक्ट्रोड और दूसरे को एनोड कहते हैं। कैथोड और एनोड में देखेंगे हमारा एनोड जो है पॉजिटिव चार्ज है, जबकि कैथोड हमारा निगेटिव चार्ज है। उसके बाद से इसके अंदर जो प्रेशर लगाया गया है बहुत निम्न दाब, लगभग 0.001 mmHg प्रेशर लगाया गया है, यानी दाब बहुत निम्न है। और इसी पर इन दोनों टर्मिनलों को, दोनों इलेक्ट्रोडों को हाई वोल्टेज सोर्स से जोड़ दिया गया। जैसे हम यहाँ पर एक बैटरी भी ले सकते हैं, प्लस और माइनस दोनों बैटरी को इसको जोड़ दिए हैं, इन दोनों इलेक्ट्रोडों को जोड़ दिए हैं, जिससे में विद्युत धारा प्रवाहित होना शुरू हो गया है। जब इसमें हाई वोल्टेज जोड़ देते हैं, यानी इसको, इस वायर को हम जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद से देखते हैं कि इसमें कैथोड से एनोड की ओर अदृश्य किरणें निकलती है, इनविजिबल किरणें निकलती हैं, यानी जो किरणें हमें दिखाई नहीं देती हैं। इनको देखने के लिए, इनका आभास करने के लिए, पता करने के लिए हम एनोड की ओर इनको कलई कर देते हैं, प्रतिदीप्त कर देते हैं, फ्लोरोसेंस कर देते हैं। इनको एक कलई कर दिए हैं। ये जो कलई है जिंक सल्फाइड की कलई कर दिया गया है, यानी लेप लगा दिया गया है। लेप इसलिए लगाया गया है ताकि यहाँ से जो किरणें निकले जाएं और इस पे से टकराएं, तो टकराने के बाद चमक उत्पन्न करती हैं, प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं, जिससे आभास होता है कि यहाँ पर आकर के कोई चीज टकराती है। और आती कहाँ से है, बाद में जब देखा गया तो ये कैथोड से निकल करके एनोड से चलने वाली किरणें थी। तो इसलिए ये कैथोड से जो किरण निकली थी उन किरण को हम कैथोड रे कहते हैं। एक बार और समझिएगा, प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं। जब ये किरणें यहाँ से चलती हैं, चलती जाती हैं, चलती जाती हैं, हम जानते हैं यहाँ से जब निकलता है इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलते निकलते जा करके यहाँ टकराता है। टकराने के बाद से जो इस पे जिंक सल्फाइड पे टकराता है तो प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं, मतलब यहाँ पर चमक उत्पन्न करती हैं। तो हमें आभास हो जाता है कि यहाँ कोई वस्तु आती है और टकराती है। चूंकि एनोड की ओर आ रही थी और कैथोड से चलती थी, इसलिए इन किरणों को कैथोड किरणें कहा गया। हम यहाँ देख सकते हैं इनका जो प्रेशर लगाया गया लगभग 10 पे -3 mmHg इसलिए लगाया गया, बहुत निम्न इसलिए किया गया ताकि इलेक्ट्रॉन में जो
गतिशीलता है वो बनी रहे और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से कंटिन्यू टकराए मत। प्रेशर को कम कर दिए, अगर टेम्परेचर को बढ़ा देते, प्रेशर को अगर बढ़ा देते तो हम देखते हैं यहाँ पर एक दूसरे से टकराते, इसलिए प्रेशर को यहाँ कम कर दिया गया है। और इसको सब कुछ करने के बाद से निष्कर्ष निकाला गया। पहला इसमें जो निष्कर्ष दिया हुआ है हम देख सकते हैं, पहला दिया है कैथोड किरण है, कैथोड रे से आरंभ होकर एनोड की ओर गमन करती है। हम ग्रीन बोर्ड पर दिखा रहे हैं, जो किरणें निकल रही थी कैथोड से एनोड की ओर जा रही थी, चूंकि कैथोड से निकलती थी इसलिए इन किरणों को हम कैथोड रे कहते हैं। इसमें दूसरा दिया हुआ है, ये किरणें स्वयं दिखाई नहीं देती थी परंतु इनका व्यवहार को गैसों तथा कुछ निश्चित प्रकार के पदार्थों में उपस्थिति में देखा जा सकता है। हमने आपको बताया था कैथोड रे जो किरणें निकल रही थी इनविजिबल थी, अदृश्य किरणें निकल रही थी। इनको देखने के लिए हम इनके बीच में कोई गैस डालेंगे तब देख पाएंगे, या कोई फ्लोरोसेंस वाली चमक उत्पन्न करने वाली कोई पदार्थ डालेंगे तब ये किरणों को देखा जा सकता था। तो इसको देखने के लिए हमने फ्लोरोसेंस के रूप में जिंक सल्फाइड का लेप किया था, जिससे हमें ये किरणें दिखाई देंगी। आगे देखा गया करा विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों की उपस्थिति में किरणें सीधी रेखा में गमन करती थी, यानी जब इसमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र जो उपस्थित नहीं थे, यानी जब न तो इलेक्ट्रिक फील्ड था न तो मैग्नेटिक फील्ड था, तो जो ये किरणें निकलती थी एक सीधी रेखाओं में ही निकलती थी, यानी एक सीधी रेखाओं में ही निकलती हुई चली जाती थी एनोड की ओर। आगे देखिए इसमें दिया हुआ है विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों की उपस्थिति में कैथोड किरणों का व्यवहार ऋणावेशित कणों के अपेक्षित व्यवहार के समान था, यानी जब इसे मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रवाहित किया गया तो इनका व्यवहार जब ऋणावेशित हुआ, ऋणावेशित जैसा प्रदर्शित हुआ, तो ये माना गया कि इन किरणों का जो व्यवहार है चूंकि ऋणावेशित जैसा है तो इन किरणों का जो डायग्राम है, चिन्ह है, वह भी ऋणावेशित होगा। कहने का अर्थ ये है कि जब इस वैक्यूम ट्यूब में, यानी यहाँ पर जब मैग्नेटिक फील्ड और चुंबकीय फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र लगाया गया तो ये इनका जो व्यवहार था ऋणावेशित हो गया, तो माना गया कि जो यहाँ से निकल रहे थे किरणें इनकी प्रकृति भी ऋणावेशित होगी। आगे देखेंगे चूंकि ये ऋणावेशित हो गया तो इसलिए ये माना गया कि जो यहाँ से किरणें निकली ऋणावेशित किरणें थी और इन्हीं किरणों को हम नाम दिए थे इलेक्ट्रॉन। आगे देखेंगे कैथोड किरणों के लक्षण। कैथोड किरण नलिका में इलेक्ट्रॉनों के पदार्थ और उसमें उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। इसका अर्थ क्या हुआ, हम इसमें कोई एक गैस लिए ए तो देखा गया वही कैथोड से किरणें निकली एनोड की ओर। जब इस गैस को हटा करके बी गैस डाला गया तब भी हम देखे हमेशा ए कैथोड से ही किरणें निकली और एनोड की ओर निकली। तो हम कई बार ये चेक किए, फिर इसी तरह से सी भी देखे, तो बार बार देखने के बाद एक ही चीज निकलता गया कि निकल रहे थे कैथोड से ही किरण निकलती थी एनोड की ओर। तो ये सिद्ध हो गया कि इन गैसों को ही नहीं कोई भी गैस लिया जाएगा तो हमेशा कैथोड से ही किरणें निकलती हैं एनोड की ओर जाती हैं। तो ये सिद्ध हो गया कि इनमें कोई भी गैस लिया जाए, कोई भी पदार्थ का कण लिया जाए तो हमेशा कैथोड से किरणें निकलेंगी और एनोड की ओर जाएंगी। इसलिए बताया गया कि ये चूंकि ये सभी गैसों पे लागू हुआ, सभी पदार्थों पे लागू हुआ, सभी पदार्थ के कणों पे लागू हुआ, तो ये सिद्ध हो गया था कि किसी भी पदार्थ का जो मौलिक कण होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की सहभागिता सबसे अधिक होती है, यानी प्राथमिकता होती है। यानी कोई ऐसा गैस नहीं होगा, कोई ऐसा पदार्थ नहीं होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलते हैं। आगे देखेंगे दिया उपरोक्त परिणाम से निष्कर्ष निकलता है कि इलेक्ट्रॉन सभी परमाणुओं का मूल घटक है। यानी इतने देखने के बाद से यह सिद्ध कर दिया गया, माइकल फैराडे ने बता दिया कि कोई भी पदार्थ लेंगे तो उन सभी पदार्थों में इलेक्ट्रॉन अवश्य पाया जाएगा। हम देखते हैं हाई वोल्टेज क्यों किया गया। हाई वोल्टेज करने के बाद इसका कारण यह है कि हाई वोल्टेज होता है, हम यहाँ देखते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन है इनके इलेक्ट्रॉन को ये सबसे ज्यादा बल लगा करके अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन
कैथोड से चल करके एनोड की ओर चलती जाती हैं। हम आगे बात करते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। हम आगे और बात करते हैं। देखेंगे हमारे किताब में इसमें निष्कर्ष निकाला गया। निष्कर्ष में जो दिया है पहला, कैथोड किरणें, पहला दिया है ये जो किरणें थी सीधी रेखाओं में चलती थी, सीधी रेखाओं में चलती थी, ये पहला गुण है। दूसरा है ये जो किरणें थी सूक्ष्म कणों से मिलकर के बनी थी, सूक्ष्म कणों से बनी होती है, ये दूसरा पॉइंट है। आगे देखेंगे तीसरा पॉइंट देखेंगे। जब इन किरणों को हमने अभी बताया था, जब इसे चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र में लगाते हैं तो यह किरणें विक्षेपित हो जाती हैं, अपने रास्ते से भटक जाती हैं। यानी ये लिख सकते हैं विद्युतीय या चुंबकीय क्षेत्र में किरण विक्षेपित हो जाती। ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। उसके बाद से हमने देखा था चौथा पॉइंट। हमने अभी बताया था कैथोड के तरफ से अगर यहाँ पे प्रतिदीप्त उत्पन्न करना है तो यहाँ पर किसी फ्लोरोसेंस में पदार्थ का लेप कर दिया जाता है तो यह प्रतिदीप्त भी उत्पन्न करती थी। पांचवा पॉइंट देखेंगे। यह जो किरणें थी, यह जो किरणें थी कैथोड किरणें धातु की पतली पन्नी को भी पार करके भेद करके आगे निकल जाती थी। हमने अभी बताया था, ऐसे बनाया था, यहाँ पर कैथोड लिया था, यहाँ एनोड लिया था, तो यहाँ जो इलेक्ट्रोड बनाया था यह इलेक्ट्रोड परफोरेटेड इलेक्ट्रोड था। परफोरेटेड इलेक्ट्रोड का मतलब ये हुआ कि इस इलेक्ट्रोड में हल्का सा छेद होता था। जब इलेक्ट्रॉन चलते थे तो चलने के बाद से इसलिए इस होल को पार करके और आते थे और यहाँ पर प्रतिदीप्त उत्पन्न करते थे। ये रहा उन पदार्थ, ये कैथोड किरणों के कुछ गुण थे। पहला है ये सीधी रेखाओं में चलती हैं। सीधी रेखाओं में कैसे चलती हैं हम देखे, जब इनके बीच में एक पतला व्हील्स लगा दिया गया तो आने के बाद से यहाँ पर टकराए तो यहाँ पर छाया उत्पन्न किए, तो इससे सिद्ध हो गया था कि कैथोड किरणों का जो गमन होता है सीधी रेखाओं में होता है, सूक्ष्म कणों से बनी थी। जब यहाँ फ्लोरोसेंस लगा दिया गया तो आए और इलेक्ट्रॉन टकराते थे, तो जब देखा गया यहाँ पर तो बहुत छोटे छोटे कण यहाँ चमकते थे, टकराने के बाद चमकते थे, तो कभी ये चमका कभी दूसरे कण चमके, तो इससे सिद्ध हो गया था कि ये कैथोड किरणें जो होती हैं एक छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर के बनी होती है। अगला है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। हमने बताया भी है कि जब इसे मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय फील्ड लगाया जाए या इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाए तो ये जो कैथोड किरणों का जो गमन था अपने मार्ग से भटक जाते थे और उनमें विक्षेपित उत्पन्न होता था। प्रतिदीप्त के बारे में बताए थे। आगे हम बात करते हैं। उसके बाद देखा गया, इस बात के लिए सब निर्भर हो गया, निश्चित हो गया कि सभी पदार्थों में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मौलिक कण होते हैं। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात। इसके लिए देखेंगे इलेक्ट्रॉन यानी ई और जो इलेक्ट्रॉन का इनका जो अनुपात था, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश था और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान था, इनके बीच में जब अनुपात निकाला गया
तो हम पाए थे, इनको निकाल करके देखा गया। ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन का आवेश बटे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बराबर 1.75 इंटू 10 पर 11 कूलाम। इस तरह से ये जो आया था, इसको हम पर केजी लिख सकते हैं। यह जो है एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश था और उस एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान था, जो अनुपात आया था, रेशियो आया था 1.75 इंटू 10 पे माइनस 11 कूलाम पर केजी था। उसके बाद से एक मिलिकन आए थे। मिलिकन, इनका एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा होगा, आपके किताब में दिया होगा। यहाँ पे दिया है मिलिकन की तेल बूट की विधि। इन्होंने क्या किया था, ये बताए थे किसी एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वह सिद्ध करके निकाले थे। वो अपने एक्सपेरिमेंट में आपके किताब में दिया हुआ है, आप इसे पढ़ लेंगे। और उन्हें बताया क्या था कि एक इलेक्ट्रॉन पर, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो था, ये तो अनुपात निकाला गया था, आवेश और इसके जो अनुपात निकाले गए थे 1.75 इंटू 10 पे 11। तो मिलिकन ने सिद्ध कर दिया, एक तेल के कण के रूप में सिद्ध कर दिया कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है, चूंकि इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज होता है तो माइनस आवेश होगा। तो उन्हें निकाला था 1.6 इंटू 10 पर माइनस 90 कूलाम का आवेश होता है। ये कौन बताए थे? मिलिकन ने बताए थे। जब मिलिकन ने एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश बता दिया तो किसी एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की गणना हम कर सकते हैं। आगे देखेंगे कैसे करते हैं। इसको हटाते हैं। इलेक्ट्रॉन का ई का मतलब इलेक्ट्रॉन हो गया, एम का मतलब द्रव्यमान हो गया, तो निकाला गया ई बटे एम ई। हमने आपको बताया था यह जो होता है इलेक्ट्रॉन का जो अनुपात होता है, यहाँ पर मिलिकन ने बताया था, बराबर हम लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10 पे माइनस 19 बटे जो त्रिज्या अनुपात आया था इलेक्ट्रॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का जो आवेश आया था, हम लिखना आया था 1.75 इंटू 10 पर 11 आया था। हम लिख सकते हैं 1.75 इंटू 10 पर माइनस 19 हो गया, गुणे ये जाएगा 10 पर माइनस 11 होगा। इस तरह से सिद्ध हो गया था 9.1 इंटू 10 पर माइनस 31 केजी। यह हो गया एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। एक बार और समझेंगे। हमने अभी आपको बताया था इलेक्ट्रॉन का खोज कैसे हुआ था। इलेक्ट्रॉन के खोज के बाद इलेक्ट्रॉन के आवेश और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान में अनुपात निकाला गया। तो अनुपात का जो मान आया था 1.75 इंटू 10 पे 11 कूलाम पर केजी था। उसके बाद एक मिलिकन साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट में टेल बूट पे परिकल्पना में सिद्ध कर दिया था कि अगर एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उस एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, चूंकि इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है इसलिए माइनस लगाया गया, तो सीधे लिख से 1.6 इंटू 10 पे माइनस 19 कूलाम का ऋणात्मक आवेश होता है। तो मिलिकन ने एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश निकाल लिया था।
इसी एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के माध्यम से एक इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान की गणना किया गया था। तो हो गया था एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बराबर मिल्टन द्वारा खोजा गया इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना बटे उसके अनुपात ये हो गया एक इलेक्ट्रॉन का आवेश और ये हो गया अनुपात। जब सिद्ध कर दिया गया, सॉल्व किया गया, तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकला था 9.1 इंटू 10⁻³ kg, यानी 9.1 गुणे 10⁻31 kg। यह होता है एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, जबकि यह जो होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है। आज के लिए बस इतना ही, शेष हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सर जी